सो हे एवरीवन, इस वीडियो में हम डी ट्रिपल एस पी पी आर टी के लिए 2026 में जो होने वाला है एग्ज़ाम, उसकी जो जीके की सीरीज चल रही है, ये उसका पार्ट 4 रहने वाला है। और इसमें मैं आपको वो क्वेश्चंस करवाऊंगा जो डी ट्रिपल एस बी के रिसेंट एग्जाम्स में आए हैं, जो कि फरवरी के महीने में हुए थे और अक्टूबर नवंबर में भी हुए थे। और इसमें मैं हर क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखें और पूरी देखें। तो अब शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन 2 टाइप है पर ये पहला ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, बिफोर फाउंडिंग द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत को फाउंड करने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक सर्व्ड इन मोहम्मद गौरीज आर्मी एज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने मोहम्मद गौरी की जो आर्मी थी, उसमें किस रोल को प्ले किया था। मतलब इसमें इतना बोला है, हमें पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत को फाउंड किया था, 1206 एडी में फाउंड किया था, ये हमें पता है। तो इसमें हमें पूछा है कि उससे पहले वो मोहम्मद गौरी का क्या था। तो हमें पता है वो एक गुलाम था और गुलाम कमांडर था। तो आर्मी जनरल नहीं होगा, रूलर ऑफ गजनी नहीं होगा, कमांडर ऑफ मंगोल्स नहीं होगा, ये होगा स्लेव कमांडर। मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था मोहम्मद गौरी का, वो एक गुलाम था। फिर उसी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत जब फाउंड करी थी, तो उसकी डायनेस्टी का नाम क्या था, स्लेव डायनेस्टी था। और स्लेव डायनेस्टी को ही क्या बोलते थे हम, ममलूक डायनेस्टी बोलते थे, ममलूक डायनेस्टी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज ओरिजिनली अ स्लेव परचेज्ड बाय मोहम्मद गौरी। तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, ये एक ओरिजिनली एक दास था, एक गुलाम था, एक स्लेव था, किसका, मोहम्मद गौरी का। और मोहम्मद गौरी से खरीद के लाया था। और उसकी लॉयल्टी और मिलिट्री एबिलिटी को देखते हुए वो एक भरोसेमंद गुलाम बन गया, मतलब भरोसेमंद गुलाम कमांडर बन गया, किसका, मोहम्मद गौरी का। और बाद में उसने क्या किया था, 1206 एडी में दिल्ली सल्तनत को फाउंड किया था। Then question third, after the death of Muhammad Ghori in 1206, who took control of Indian possessions and established the Delhi Sultanate? पीछे वाला क्वेश्चन के ऊपर ही ये पूछा गया है कि जो मोहम्मद गौरी है, उसकी डेथ हो गई थी कब, 1206 एडी में। तो फिर उसके बाद दिल्ली में दिल्ली सल्तनत को किसने फाउंड किया था, तो वो कौन था, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कब फाउंड किया था, 1206 से। यानी कौन सी डायनेस्टी थी, ममलूक डायनेस्टी और स्लेव डायनेस्टी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। और यहाँ हमने पढ़ ही लिया है कि जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर बाद में उसने 1206 में दिल्ली सल्तनत फाउंड करी थी। और उसमें जो सबसे पहली डायनेस्टी थी वो थी स्लेव डायनेस्टी। देन क्वेश्चन फोर, which of the following is prohibited under the promotion and regulation of online gaming bill 2025। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के अकॉर्डिंग इनमें से ऐसी कौन सी कैटेगरी है जो कि प्रोहिबिटेड है, मतलब जिसपे लिमिट लगा दी है, उसको बंद कर दिया गया हो। तो ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स नहीं होगा, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स नहीं होगा, ऑनलाइन सोशल गेमिंग सर्विसेज नहीं होगा, ये होगा ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विसेज। मतलब कि जो जुआ सट्टे वाले जो गेम होते हैं ना, जिसपे पैसे लगाते हैं लोग, उनको इन्होंने प्रोहिबिट कर दिया, मतलब कि उनको बंद कर दिया, उस पर रोक लगा दी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ये जो बिल है ये एम करता है कि जो ऑनलाइन गेमिंग है, ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट करता है। पर जो गैम्बलिंग टाइप रियल मनी गेम्स जो होते हैं ना, जिनमें मतलब बैटिंग वगैरह लगाते हैं, या मतलब वो ड्रीम 11 वगैरह कुछ ऐसे जो एप्स होते हैं ना जिन पे लोग पैसा लगाते हैं, उनको इन्होंने बैन कर दिया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रैनबेंशे। रैनबेंशे क्या है, तो रैनबेंशे जो है वो एक फोक मार्शल डांस है, किसका, वेस्ट बंगाल का। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। फोक मार्शल डांस है वेस्ट बंगाल का रेनबेशे। रेनबेशे इज अ मार्शल फोक डांस फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो ये हमने बताई दिया मैंने आपको ये। देन क्वेश्चन 6, विच नेशनल अकेडमी प्रेजेंट्स द भाषा सम्मान अवार्ड फॉर लिटरेरी एक्टिविटीज। मतलब इसमें से कौन सी ऐसी नेशनल अकेडमी है जो प्रेजेंट करती है भाषा सम्मान अवार्ड को, किसके लिए, लिटरेरी एक्टिविटीज यानी कि लिटरेचर के लिए। तो ललित कला अकादमी नहीं है, संगीत नाटक अकादमी भी नहीं है, साहित्य कला परिषद नहीं है, वो है साहित्य अकादमी। मतलब ये जो नेशनल लेवल की अकेडमी है, साहित्य अकेडमी, ये भाषा सम्मान अवार्ड को प्रेजेंट करती है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। Then question 7, according to Article 343 of the Constitution of India, which form of numerals shall be used for official purposes of the Union। जो आर्टिकल 343 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का,
तो इसमें क्या बताया गया है कि कौन से न्यूमरल्स यूज होंगे किसके लिए, जब ऑफिशियल पर्पसेस होंगे यूनियन के लिए, मतलब जो यूनियन टेरिटरीज की या फिर देश की जो कागज वगैरह के जो काम होते हैं ना, वो किस उनमें कौन सा न्यूमरल्स यूज होगा, कौन से नंबर्स उनमें यूज होंगे। तो इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स, यही करेक्ट है, यही होगा। रोमन नहीं होता, देवनागरी नहीं होते, अरेबिक नहीं होते। तो जो हमारा इंटरनेशनल फॉर्म है इंडियन न्यूमरल्स का, वो यूज होता है। और आर्टिकल 343 क्या कहता है? आर्टिकल 343 ये कहता है कि जो हिंदी है देवनागरी स्क्रिप्ट में, वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। क्या होगी? ऑफिशियल लैंग्वेज। पर जो इंटरनेशनल फॉर्म है इंडियन न्यूमरल्स की, वो यूज होगा ऑफिशियल पर्पसेस के लिए। और आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हालांकि जो हिंदी है वो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। बाकी इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, बस हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और ये किस आर्टिकल में बताया गया है? 343। और हिंदी कौन सी स्क्रिप्ट में होती है? देवनागरी स्क्रिप्ट। Then question 8, in 2025 India Post Payments Bank won the Digital Payments Award 2024-25 under which ministry does this bank operate? तो इसमें बोला है कि 2025 में एक बैंक है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, इसने डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड को जीता था 2024 और 25 वाला। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है? तो क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस है? हाँ, ये जो बैंक है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंडर ही काम करती है। बाकी के हमारे यहाँ पे गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो ऑपरेट करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसीव्ड द गोल्डन बूट अवार्ड इन द डूरंट कप 2024? 2024 वाला जो डूरंट कप था, ये भी एक करंट अफेयर्स का है जो कि रीडर प्रेस भी ने पूछा है अपने एग्जाम में। तो इसमें पूछा कि गोल्डन बूट अवार्ड किसको मिला था? तो वो मिला था नोहा सादोई को। तो नोहा सादोई स्कोर द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्स इन द 2024 डूरंट कप एंड वॉन द गोल्डन बूट। Then next question, in which state of India is the martial dance पैका performed? कौन से इंडियन स्टेट में मार्शल डांस पैका को परफॉर्म किया जाता है? ए झारखंड, बी पंजाब, सी सिक्किम, डी हरियाणा। ये है ऑप्शन ए झारखंड। झारखंड में जो मार्शल डांस है वो है पैका। तो ऑप्शन है झारखंड। पैका डांस इज अ ट्रेडिशनल मार्शल डांस ऑफ झारखंड परफॉर्म बाय द मुंडा एंड ओरान ट्राइब्स। आप यदि ये भी याद रखना है कि इनको कौन कौन सी ट्राइब परफॉर्म करती है, वो है मुंडा और वो है ओरान। Then next question, the author of White as Milk and Rice, Stories of India's Isolated Tribes. ये एक बुक है White as Milk and Rice, Stories of India's Isolated Tribes. इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है निधि डूगर कुंडलिया। द बुक एक्सप्लोर्स द कल्चर एंड लाइफ ऑफ आइसोलेटेड ट्राइबल कम्युनिटीज। इस बुक में निधि डूगर कुंडलिया ने जो आइसोलेटेड ट्राइबल कम्युनिटीज हैं इंडिया की, जो मतलब सबसे दूर रहती हैं, उनकी कल्चर और उनकी लाइफ के बारे में बताया गया है। Then next question, what was the title of Rajaram Mohan Roy's first philosophical work published in 1805, analyzing religion through reason and social comfort? तो राजा राम मोहन राय की जो पहला फिलोसफिकल वर्क था जो कि पब्लिश हुआ था 1805 में, जो एनालाइज करता है, जो बताता है रिलीजन के बारे में, सोशल कंफर्ट और रीजन के थ्रू बताता है, तो किस नाम से था? वंदे मातरम ये नहीं था। और ये वंदे मातरम ये किसने लिखा था, आप इसको कमेंट में बताओगे। ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने करी थी? सत्यार्थ प्रकाश। किसकी बुक का नाम है? वो है दयानंद सरस्वती जी की बुक का नाम। दयानंद सरस्वती की बुक का क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। अब दो क्वेश्चन, वंदे मातरम और ब्रह्मो समाज, वंदे मातरम किसने लिखा था और ब्रह्म समाज किसने एस्टेब्लिश किया था? वंदे मातरम मैं बता दे रहा हूँ, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। और ब्रह्म समाज किसने फाउंड किया था, कौन सी ईयर में फाउंड किया था, ये आप बताओगे कमेंट में। तो बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। यह है तूफत उल मुवाहिद्दीन, इस बुक से, इस नाम से उन्होंने काम किया था, तूफत उल मुवाहिद्दीन। The next question, in the Union Budget 2025 to 26, which program was introduced to enhance nutrition and early childhood care across India? तो जो यूनियन बजट आया था 2025-26 वाला, उसमें ऐसा कौन सा प्रोग्राम था जिसने ये बात कही गई थी कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है और न्यूट्रिशन है बच्चों के लिए, उसको इनहेंस किया जाएगा, यानी इसको बढ़ाया जाएगा, अच्छे से बच्चों को जो न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। तो उस जो प्रोग्राम है उसका नाम क्या है? तो देखो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि बच्चों के लिए,
और जो अर्ली चाइल्डहुड वाले बच्चे होते हैं ना, वो ऑब्वियसली आंगनवाड़ी में ही पढ़ते हैं मोस्टली, है ना। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट है, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। और ये प्रोग्राम किस पे फोकस करता है, जो न्यूट्रिशन है उसको इम्प्रूव करने पर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच आश्रम डिड गांधी बिगिन हिज सॉल्ट मार्च ऑन 12 ऑफ मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने कौन से आश्रम से अपनी जो सॉल्ट मार्च थी उसको शुरू किया था। वो किया था, हमें पता है, साबरमती आश्रम से। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च को शुरू किया था। और ये साबरमती आश्रम कहाँ है, अहमदाबाद, और अहमदाबाद का है, गुजरात में। The next question, who is considered the pioneer of modern dance in India and credited with blending Indian classical and western dance forms। तो ऐसा कौन है, मतलब पायनियर का मतलब होता है फाउंडर। तो मॉडर्न डांस का फाउंडर इंडिया में ऐसा कौन है जिसको ये क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने इंडियन क्लासिकल डांस को और वेस्टर्न डांस को मिक्सड किया था, मतलब उसका एक ब्लेंड बनाया था, मिक्स किया था। तो वो है हमारे उदय शंकर जी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, उदय शंकर जी ने मॉडर्न इंडिया डांस को इंट्रोड्यूस किया था। और किस किस को कॉम्बाइन किया था, क्लासिकल ट्रेडिशंस को किसके साथ, वेस्टर्न स्टाइल के साथ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल लेंथ ऑफ द रिवर नर्मदा इज। नर्मदा रिवर जो है उसकी टोटल लेंथ क्या है। तो वो टोटल लेंथ है 1312 किलोमीटर। और ये कहाँ से, मतलब कहाँ से कहाँ तक फ्लो करती है, तो ये एमपी से गुजरात तक फ्लो करती है। और इसकी पूरी टोटल लेंथ क्या है, 1312 किलोमीटर। आप इसको याद रखना। और ये भी याद रखना कि कहाँ से कहाँ होकर ये बहती है। तो 1312 किलोमीटर, और ये मध्य प्रदेश से गुजरात तक बहती है, और ये पूरी डिस्टेंस कवर करती है 1312 किलोमीटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ 1 अक्टूबर 2022 द यूनियन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, मतलब कि 1 अक्टूबर 2022 तक इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। तो हमें पता है कि 28 तो स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी 2019 में क्या बन गए थे, यूनियन टेरिटरीज बन गए थे। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज। आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर इन 2019 इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। द पिगमेंट प्रेजेंट इन रेड चिलीज, जो लाल मिर्ची होती है उसका कलर जो लाल होता है वो किस वजह से होता है, उसमें कौन सा पिगमेंट होता है। तो वो होता है कैरोटेनॉइड्स। कैरोटेनॉइड्स की वजह से ही जो रेड चिली है वो लाल होती है, और उसमें पिगमेंट पाया जाता है, कौन सा, कैरोटेनॉइड्स। कैरोटेनॉइड्स सच एज कैप्सेंथिन गिव रेड चिली इट्स रेड कलर। तो कैरोटेनॉइड्स में एक पिगमेंट होता है कैप्सेंथिन, वो लाल मिर्च को उसका कलर देता है, लाल कलर देता है। द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट कैन बी इंक्रीज बाय। तो जो सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस होते हैं, मतलब कितने बढ़ाने हैं कितने घटाने हैं, तो वो किसके द्वारा मतलब इंक्रीज हो सकता है, उनको कौन इंक्रीज कर सकता है। ऑब्वियसली जो मतलब हमारे देश में जो मोस्ट गवर्निंग बॉडी है, लॉ मेकिंग बॉडी है, वही बना सकती है। तो वो कौन है, वो है पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू ही सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस को बढ़ाया जा सकता है। इन विच ईयर वॉज द वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना लॉन्च्ड। ये आपका स्कीम से क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि कौन से साल में वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना को लॉन्च किया गया था। तो वो है ऑप्शन सी 2001। तो ऑप्शन 2001 हमारा सही है। जो स्कीम थी वो 2001 में लॉन्च हुई थी, किस लिए हुई थी, टू प्रोवाइड हाउसिंग टू अर्बन स्लम ड्वेलर्स। जो अर्बन स्लम ड्वेलर्स हैं, मतलब ये रेडी वगैरह वाले जो होते हैं, उनको हाउसिंग प्रोवाइड करना अर्बन स्लम में। Which kharif crop requires high temperature and high humidity and is a stable food crop of India। Staple food crop of India का मतलब होता है कोई ऐसा क्रॉप, ऐसा खाना जिसको बहुत ज़्यादा खाया जाता है, जिसको सबसे ज़्यादा खाया जाता है इंडिया में। तो क्या सबसे ज़्यादा इंडिया में खाया जाता है, वो है हमारा चावल, यानी कि राइस। और राइस क्या है, एक खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप कौन से होते हैं, खरीफ क्रॉप वो होते हैं जो कि रेनी सीजन में उगाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, राइस। राइस हमारा करेक्ट है। राइस रिक्वायर्स वार्म टेम्परेचर, इसके लिए वार्म टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, और एबंडेंट रेनफॉल चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश चाहिए होती है। इसलिए इसको कब बोया जाता है, बारिश में बोया जाता है, रेनी सीजन में। और खरीफ क्रॉप जो होते हैं वो भी रेनी सीजन में, और खरीफ में ही क्या आता है, राइस आता है।
Then next question, out of the maximum strength of Lok Sabha 550, how many seats are from union territories? मतलब हमें पता है कि अभी जो लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 550 है, मतलब 550 सीटें हैं लोकसभा में, और हमसे पूछा है कि इनमें से कितनी सीट यूनियन टेरिटरीज की हैं। तो 550 में से जो यूनियन टेरिटरीज की सीट है वो है 20। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। 20 seats in Lok Sabha are allocated to union territories. Then next question, the Great Desert extends from the Run of Kutch beyond which river? इसमें पूछा है जो ग्रेट डेजर्ट है जो एक्सटेंड होता है रन ऑफ कच्छ से, तो किस रिवर के साथ, मतलब किस रिवर के साथ? तो ऑब्वियसली रेगिस्तान में एक ही रिवर बहती है, वो कौन सी है? लूनी, लूनी रिवर। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, लूनी रिवर। जो थार का डेजर्ट है वो रन ऑफ कच्छ से शुरू होके लूनी जो रिवर है उसके बियॉन्ड जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज? इनमें से ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है किन के साथ? यूनियन टेरिटरीज का जो एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट कैसे चलेगी, वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क है वो कैसे होगा, वो किस आर्टिकल में बताया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? तो वो है आर्टिकल 239। तो आर्टिकल 239 हमारा करेक्ट है। और आर्टिकल 239 हमें ये बताता है कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनका जो एडमिनिस्ट्रेटेड होगा, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा होगा, और ये किसके थ्रू होगा? एन एडमिनिस्ट्रेटर। और वो एडमिनिस्ट्रेशन कौन होता है? या तो होता है वो गवर्नर, और या फिर होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। जैसे दिल्ली में कौन बैठता है? दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। Then next question, according to census 2011, which state has the highest proportion of children aged 0 to 6? 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा परसेंटेज चाइल्ड हैं 0 से 6 के बीच? मतलब सिर्फ इतना पूछा है कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा बच्चे हैं 0 से 6 की एज के बीच? तो वो है मेघालय। ऑप्शन डी करेक्ट है। The next question, under which article does the constitution provide uniform representation of states and parity between states and union in presidential elections? मतलब इसमें ये पूछा है कि इनमें से ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो बताता है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उनमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, उनकी रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगी? तो वो है आर्टिकल 55। तो आर्टिकल 55 हमें बताता है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि जो मेथड है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का वो क्या होगा, और वो इंश्योर करता है कि एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन हो स्टेट्स की भी और यूनियन टेरिटरीज की भी। तो इस वीडियो में इतना ही, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।